अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैसा बोलता है विद अंजुम इब्राहिम। 16 फरवरी को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और पाकिस्तान के दरमियान एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गई थी और उसके बाद हमने पिछले हफ्ते प्रोग्राम किया था कि इज़ दिस अ गुड डेवलपमेंट और नॉट, क्योंकि ये हमारे जो डॉक्टर हफीज़ शेख साहब हैं उन्होंने ये ट्वीट किया था कि इट्स अ गुड डेवलपमेंट। उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था कि ये क्यों गुड डेवलपमेंट है। अब और अभी तक उन्होंने हमें एक्सप्लेन नहीं किया कि ये गुड डेवलपमेंट इसके क्या क्या नुकात हैं क्या नहीं हैं। आज फिर हमने जो बहुत सीनियर बिजनेस रिकॉर्डर के रिपोर्टर्स भी हैं और जो हमें कंट्रीब्यूटर्स भी हमारे रह चुके हैं उनको हमने इनवाइट किया है, उनसे पूछा है कि व्हाट कुड पॉसिबली बी द आउटकम फॉर द कॉमन मैन ऑफ दिस स्टाफ लेवल एग्रीमेंट विद द फंड। मेरे साथ फोन लाइन पे तो ताहिर बशारत चीमा साहब हैं, फॉर्मर एमडी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर पेप्को के। हम स्टूडियो में हमारे साथ मुश्ताक घुमन साहब हैं, ही इज़ अ वेरी सीनियर रिपोर्टर, ही इज़ बीन वर्किंग, उनकी बीट रही है इलेक्ट्रिसिटी फॉर डेकेड्स, आई थिंक कम से कम 2-3 डेकेड्स तो हो गए हैं। साथ उनके वसीम इकबाल साहब हैं, वो पेट्रोलियम और पेट्रोलियम सेक्टर देखते हैं, ओगरा को देखते हैं, गैस को देखते हैं, विच इज़ अगेन एन इनपुट फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। एंड उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि टैक्स के हवाले से भी क्या व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट। जी, टैक्स के हवाले से क्या होगा। सुहेल सरफराज साहब चीफ रिपोर्टर हैं बिजनेस रिकॉर्डर के, वो होंगे और डॉक्टर इकरामुल हक साहब होंगे हु सपोज टू बी वेरी वेरी सीनियर एंड वेरी वेल रिस्पेक्टेड इन दैट फील्ड। बट आई वांट टू स्टार्ट विद इलेक्ट्रिसिटी। आई विल स्टार्ट विद चीमा साहब। चीमा साहब बताइएगा आपके What do you expect out of this IMF deal? आपको जैसे कि मालूम होगा डील तो अभी तक उन्होंने अपलोड नहीं की, but what do you think they have agreed to? शुक्रिया जी। मैं थोड़ा सा आपको अर्ज करूं जी कि IMF को हमेशा इस तरह पेश किया जाता है कि जैसे कोई बाहर से रेडर आया है और रेडर जो है अपनी मनवाता है, इसके बाद यहाँ से इजी पिकिंग्स लेके चला जाता है। ऐसे है नहीं है जी। IMF ये कहता है कि अगर आपने मुझसे सपोर्ट लेनी है तो आपको अपना हाउस जो है उसे इन ऑर्डर करना होगा। अगर आप इन ऑर्डर करने के काबिल नहीं हैं या करने के लिए तैयार नहीं हैं तो हमारी तरफ से असिस्टेंस नहीं मिल सकती। और इसी वजह से हमेशा पूरी दुनिया में ये कहा जाता है कि दे आर मिल्क स्नैचर्स। जब भी आते हैं तो बच्चों के भी दूध खींच लेते हैं, इसलिए कि वो कहते हैं कि अपने हाउस को ऑर्डर में करें। और गवर्नमेंट्स जो हैं वो करती क्या है, हाउस को ऑर्डर करने के लिए सोशल नेटवर्क जो है उसे हिट करती है, क्योंकि वो इजी पिकिंग्स हैं। पाकिस्तान में भी जो बड़े बड़े खर्चे हैं या प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें तो रोक नहीं सकते, इसके बाद जो लीकेजेस हैं उनका भी कुछ नहीं किया जा सकता। तो इस वजह से एक तलातुम सा एक मुसीबत पड़ जाती है पाकिस्तान में। अब भी इस तरह है कि IMF आज का नहीं, पिछले 20 साल से, मुझे पूरा पता है 20-22 साल से, तो उन्होंने एक ही बात की है कि आप अपनी बुक्स को बैलेंस करें, यानी कि जो आपके एक्सपेंडिचर्स हैं वो इनकम की शेप में वापस आ जाने चाहिए, आपके लॉसेस नहीं होने चाहिए। And that's reasonable जी, that's a reasonable demand. It is very reasonable। अब होता क्या है कि क्योंकि वो भी तंग आ जाते हैं, जब तंग आते हैं तो फिर वो ये कहते हैं कि अगर आप और कुछ नहीं कर सकते, इन ऑर्डर टू बैलेंस योर बुक्स यू विल हैव टू इंक्रीज द रेवेन्यूज, एंड फॉर दैट इफ यू हैव टू इंक्रीज द टैरिफ्स, व्हाई नॉट। सो वो ये कहते हैं कि अपनी बुक्स को बैलेंस करने के लिए अगर और चीजें आप रिफॉर्म नहीं कर सकते, अपने आप को बेहतर नहीं कर सकते, अपनी एफिशिएंसीज को नहीं बढ़ा सकते, तो फिर जब तक आप बैलेंस नहीं करेंगे हम आपको असिस्टेंस नहीं देंगे, चाहे वो अब टैरिफ बढ़ाने का बढ़ा लें और कर लें। तो अब हमारे यहाँ मसला ये है कि क्योंकि कमजोर हैं, जो इसमें स्ट्रक्चरल फॉल्ट्स हैं उन्हें कभी किसी ने ना टच किया ना उन्हें करेक्ट किया, तो इसलिए दे के समझ एक ही बात आती है कि टैरिफ बढ़ा दिया जाए। तो इस वक्त भी अंदिया यही दिया जा रहा है कि टैरिफ जो है वो मजीद बढ़ेगा ताकि लॉसेस को कम किया जाएगा। और लॉसेस में सबसे बड़ा हुआ जो है पूरे पाकिस्तान को पता लग गया हुआ वो है सर्कुलर डेट का। बड़ी सिंपल सी बात है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि सर्कुलर डेट में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो नॉर्मली जिसे कहते हैं टैरिफ से आप दुरुस्त नहीं कर सकते, वो मैं जरूर बताना चाहूंगा। अब आप अंदाजा लगाइए कि इस वक्त 168 अरब रुपए जो हैं वो AJ की हुकूमत ने देने,
وہ اس لیے نہیں دے رہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اسپیشل ٹیرف ہونا چاہیے. ہم سے جب بنگلہ بنایا گیا تھا تو وعدہ کیا گیا تھا, ضرور وعدہ کیا ہوگا. کشمیر ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن کسی نہ کسی کو بیٹھ کے اسے حل کرنا چاہیے. تو اس سلسلے میں کچھ نہ کچھ پیش رفت ضرور ہوئی ہے, لیکن ابھی تک وہ کمپلیٹ نہیں ہوا. اور وہ 168 جو ہے اور سال اگر ہم انتظار کریں گے تو 188 ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ. اسی طرح اس سے بھی بڑا ایک ہوا جو ہے وہ بلوچستان کے ٹیوب ویلز ہیں. وہ اس وقت 250-300 ارب روپے جو ہیں وہ ان کی طرف ہے, اور ہر سال جو ہے وہ 40 ارب بڑھ جاتا ہے. اب اس سلسلے میں بھی علاج ہونا چاہیے. یہ صرف کہنے سے تو نہیں بات بنے گی کہ ہم یہاں سولر پاور سسٹمز لگا لیں گے, انہیں آٹونومس کر دیں گے یا انہیں ملک بدر کر دیں گے اور پھر ٹھیک ہو جائے گا. ایسے ہو نہیں سکتا. لیکن اس سے بھی بڑا ایک ہمارے ہاں جو ہے وہ ایک اژدہا ہے, اس کا نام ہے کے الیکٹرک. کے الیکٹرک نے 238 ارب روپے دینے ہیں, وہ بھی ہر سال بڑھتا جا رہا ہے. ان کا وتیرہ بہت سمپل ہے, کیونکہ حکومت سندھ ہمیں پے نہیں کر رہی, کیونکہ کراچی واٹر بورڈ جو ہے وہ پیمنٹ نہیں کر رہا, اس لیے ہم NTTC کو نہیں دیں گے. ہمارے نزدیک یہ سب حکومتیں اور ایک ہی ہیں. تو اب وہ امیجن کیجئے کہ میں نے آپ کے سامنے 168 ارب ایک رکھ دیے, 250 ارب ایک رکھ دیے, اور اس کے بعد 238 ارب روپے ایک رکھ دیے. اسی طرح کے اور چھوٹے اژدہے ہیں جنہیں کوئی ٹچ نہیں کر رہا, جنہیں کوئی درست نہیں کر رہا. اور ان سے بھی بڑا جسے کہتے ہیں ڈریگن, وہ ہے جو گورننس اور مینجمنٹ ہے. وہ کئی دفعہ آپ ہی کے پروگرام میں میں پہلے آ کے ذکر کر چکا ہوں. وہ نان پروفیشنل ہے. وہ جو پاور ڈوین ہے اس کے ذمے, یعنی کہ منسٹری آف انرجی کے ذمے ہے کہ وہ چیزوں کو درست کرے. اب وہ جب ان کے پاس ایکسپرٹیز ہی نہیں ہے, پروفیشنلز ہی نہیں ہے, وہ کیسے درست کریں گے؟ اور اس کے بعد جو تھوڑے بہت پروفیشنلز کہیں لگے ہوئے ہیں تو ان کے ٹینیورز نہیں ہیں, وہ کچے ہیں. انگریزی میں کہا جاتا ہے they are just looking after the work of the CEOs etc. تو یہ ساری چیزیں اب سامنے آ جاتی ہیں. تو ہوگا کیا کہ ٹیرف بڑھ جائے گا, اور اس کے بعد شاید ہم اگلے سال بھی بیٹھے ہوں اسی طرح پروگرام میں بات ہو, اور پھر سمجھ آئے گی کہ جناب IMF بھی ناراض ہے, حکومت بھی پریشان ہے, اور لوگ جو ہیں وہ رو رہے ہیں. لیٹ می آسک مشتاق گھمن صاحب, ڈو یو سپورٹ, بہت انہوں نے اچھی طرح انالیسس کیا ہے. خان صاحب کی جو ایڈمنسٹریشن ہے, دے آر فوکسنگ آن دا ڈیل ود IPP, جس کے بارے میں آپ نے بہت زیادہ لکھا ہے. دوسری بات, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں سیونگز ہماری 850 بلین سے زیادہ ہو جائیں گی اوور 20 ایئرز. 836 بلین. جی 36 بلین. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک ویژن لا رہے ہیں جس میں کہ وی آر گوئنگ ٹو گو ان فار رینیوبلز, وی آر گوئنگ ٹو شفٹ فرام, وہ جو کہ ہائی ان پٹ کاسٹ جن کی ہیں, فرنس آئل وغیرہ, ان کو جو ہم شفٹ کر کے وی آر گوئنگ اسٹریٹ انٹو رینیوبلز, اور جو جس سے کہ پر یونٹ کاسٹ بہت گر جائے گی. وین ڈو یو, اف ایور ڈو یو سی دس ہیپننگ؟ پرائم منسٹر صاحب کی خواہش ہو سکتی ہے, ہونا بھی چاہیے, رینیویبل آنی چاہیے, مگر ایکچوئل وہ انرجی جو ہے وہ کم سے کم پاکستان کے جو حالات ہیں اس میں تو جو ہے وہ آپ ریلائبل نہیں کہہ سکتے. یعنی اگر آپ کا سورج نکل رہا ہے تو آپ کو سولر مل رہی ہے, نہیں نکل رہا تو نہیں مل رہی. ابھی اس ٹائم پہ اگر آپ دیکھیں تو ونڈ بڑی تیز ہے اور ٹھیک ٹھاک وہاں سے آپ کو جنریشن مل رہی ہے, اور اگلے ہی گھنٹے میں وہ ڈاؤن ہو جاتے ہیں تو وہ بھی ڈاؤن ہو جاتا ہے. اس میں ریلائبلٹی نہیں ہے. آپ اس کو باسکٹ کا حصہ بنا سکتے ہیں, ایک اس کا پورشن اسپیشلی وہ جو رکھ سکتے ہیں. دور علاقے ہیں بلوچستان وغیرہ کے جہاں ونڈ اینڈ پاور ہو سکتی ہے. جی دوسرا یہ کہ چونکہ بہت سارے جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے جو بیلنس کرنے کے لیے بھی پلانٹ لگانے ہوتے ہیں, کہ بعض اوقات جیسے ابھی یہ جو رپورٹ پچھلے دنوں نیپرا کی بھی آئی, اور یہاں پہ بھی نیپرا کی ہیئرنگ میں بھی بتایا گیا کہ چونکہ جو گیس کے LNG بیس پلانٹس جو پنجاب میں تھے ان کو اس دن 9 جنوری کو گیس ہی نہیں ملی, بند پڑے تھے. اس لیے جو سارے کا سارا تھا جو بلیک آؤٹ ہوا, تو وہ اگر وہ چل رہے ہوتے, گیس ہمارے پاس ہوتی, تو یہ اتنا نہ ہوتا, اتنا سویر نہ ہوتا, کچھ نہ کچھ رک جاتا. یہ ایشوز ہیں. دوسرا جو گورنرز کے ایشوز ہیں پاور سیکٹر میں بے شمار ایشوز ہیں, جیسے چیمہ صاحب نے کہا, چیمہ صاحب ظاہر ہے تمام سروس اس کے اندر ہی ہے, ہی نیوز اباؤٹ دس, یہ ایشوز ہیں. اور ان کے حل کی طرف ابھی تک تو کوئی پریکٹیکل آپ نے کچھ نہیں ہوا. بورڈ جو لگائے گئے ہیں وہ بھی یہ کہیں کہ ہم نے جو سنا ہے کہ وہ جو لوگ ہیں وہ
जनरेशन के लोगों लगाती हैं, हालांकि वो डिस्ट्रीब्यूशन हैं कंपनी ने वो लगा दी हैं, और वो एक एक बोर्ड में एक एक बंदा 3-3 4-4 बोर्ड में लगा दिया है। तो इस तरह के इश्यूज जो इनके हैं। फिर जो अभी वो बट इफेक्टिवली जो आप बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं, लेट मी सम इट अप, आई थिंक कि जो इन्होंने IPPs के साथ डील भी की है, जो कि आई थिंक टू सम एक्सटेंट वन कैन अप्रिशिएट दैट, मगर वो अब आप ही की स्टोरी थी, मेरे ख्याल में आप ही ने शायद न्यूज़ ब्रेक की थी कि अब नैब, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, उधर भी आ गया। जी, वो नैब ने इनसे जो थे वो सारे के सारे 47 जो IPPs हैं उनके जो एग्रीमेंट्स हैं उनके जो हमें भिजवाएं, तो वो उनके पास पड़े। जब उनके पास आ गए तो फिर इन्होंने जाके पूरी इनकी टीम मिली, जिसमें दूसरे जो एजेंसीज के लोग वो भी थे, वो भी मिले जाके। फिर वो चेयरमैन साहब को जो थी वो एक प्रेस रिलीज जारी करनी पड़ी कि बड़ा अप्रिशिएट किया, ये किया वो किया, और ये तासर दिया कि नहीं जी सब ठीक हो गया। हाँ। मगर जो मुझे किसी ने बताया उसने कहा जी ये तो बिल्कुल हुआ तो कुछ भी नहीं है, और वो तो सारे के सारे जो हैं वो उधर ही पड़े हुए हैं। हम जो इनकी गवर्नमेंट की कमिटमेंट है कि जिस दिन साइन हो गए थे उसके 1 महीने के अंदर अंदर आपने पेमेंट करनी है उनकी। 400 बिलियन जो इन्होंने कहा था कि जो आपके रिसीवेबल्स हैं हम क्लियर कर देंगे IPPs के, वो है। और फिर ये कि अब जो है वो जिसकी क्लियरेंस इन्होंने गालिबन IMF से ले ली है। IMF ने पैसे देने के जो इन्होंने एक मोड ऑफ पेमेंट बनाया था वो उन्होंने अप्रूव कर दिया। मगर इशू अब ये आ गया कि वो कह रहे हैं कि कुछ जो IPP हैं, जो केसेस जिनके ऑलरेडी हैं, वो तो हम अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में लेके आए, उससे पहले हम ख़त्म ही नहीं कर सकते। हमारा जो कानून है वो अलाउ नहीं हमें करता, तो इनके लिए एक नया मसला बन गया है। अब ये इन्होंने ओनली अचीवमेंट कैन वो डिरेल भी हो सकती है, राइट? अभी तक तो ऐसे अगर वो सारे मतलब इकट्ठे हो जाएं तो, लेकिन ये कि उन्होंने पैसा इतना बना लिया, अब इकट्ठे होके भी वो मतलब कितना पैसा था, ट्रिलियंस कितने पैसा उन्होंने बनाया हुआ है ओवर द पास्ट। मेरा ख्याल ये कहते हैं कि तकरीबन आप ये कह लें कि 500-700 अरब रुपया उन्होंने ज्यादा कमाया हुआ है, और ऊपर से 400 बिलियन भी वापस आ जाएगा, तो फिर उन्होंने उनको तो इतनी ज्यादा। बट वी हैव टू गो फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। बट कुमन साहब ये भी तो एक है कि उनको दे वन द आर्बिट्रेशन केस इन लंदन, ये तो खुद उसके बावजूद दे हैव एग्रीड। तो हुकूमत खुद मान रही है कि हमारे एग्रीमेंट्स इस तरह के हैं कि हम वहां जाएंगे तो हार जाएंगे। पहले हारे हुए हैं। ख़वातीन हज़रात, we take a short break. Please stay with us if you can. वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। अब मैं वसीम इकबाल की तरफ जाना चाहूँगी। वसीम साहब, ये आप RLNG पे भी करते हैं, बीट आपकी है। हाउ इज़ दैट लिंक टू द इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क और द जनरेशन नेटवर्क? इज़ दैट वर्किंग वेल? देखें, अगर आप IMF के हवाले से पूछें तो उसके अंदर ओगरा से रिलेटेड जो है वो चाह रहे थे एक अमेंडमेंट जो है ना वो की जाए, जिसका डायरेक्ट लिंक जो का भी अमेंडमेंट चाह रहे थे, जिसमें वो एक कंपोनेंट है कि जी हम सरचार्ज लगा सकते हैं। जी, वो हुकूमत जो है वो पार लेना चाह रही है कैबिनेट। अच्छा, उसके अंदर जो रोल है फेडरल गवर्नमेंट का, वो चाह रहे थे कि वो निकल जाए और एक सिस्टम डेवलप हो जाए। वो ये कह रहे थे कि जो अमेंडमेंट है ओगरा ऑर्डिनेंस 2002 के अंदर जी, उसके अंदर फेडरल गवर्नमेंट बाउंड है कि जो पब्लिक हेयरिंग करता है ओगरा, उसके विद इन 40 डेज जो है जो भी वो डिसाइड करता है, जो भी टैरिफ डिटरमिन करता है गैस का, वो इम्प्लीमेंट हो जाए ऑटोमेटिकली। उससे पहले जो है ना उसमें ऑर्डिनेंस के अंदर है 40 डेज का, कि 40 डेज के अंदर फेडरल गवर्नमेंट जो है वो कर लें। लेकिन उसके बाद भी काफी जो है ना पीरियड जो है ना एक्सटेंड हो जाता है, और फेडरल गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल कंसिडरेशंस, यानी कि वो बढ़ाना नहीं चाहते, लोग बाहर सड़कों पे ना आ जाएं। अभी आप देख लें कि जो, मगर ये जो चीमा साहब ने कहा और गुमन साहब ने कहा वही चीज अप्लाई करती है ना, पुअर गवर्नेंस, नो एफिशिएंसी, वही ये वो वाला है कि ये अनबंडलिंग चाह रहे थे कि ये सुई गैस कंपनीज की जो है वो हम करें, और ये काफी पुराना है। पहले का है, लेकिन अभी तक उस पे कोई उसका क्या बना है, बर्बाद ही हो गया है बिल्कुल। तो फिलहाल जो है ये एंड यू दे कीप ऑन गिविंग सब्सिडीज, अनबंडल कर रहे हो तो सब्सिडीज का क्या एक तो ये हो गया, दूसरी साइड आ गई पेट्रोलियम साइड, पेट्रोलियम
पेट्रोलियम लेवी जो है आजकल काफी जो है ना इस पे पेट्रोलियम हो रहा है। लेवी जी गवर्नमेंट के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, यू नो, बिकॉज ये जी। तो डिविजिबल पूल में भी नहीं जाती, सीधा हमारे सेंटर के जेब में अब जाती ये है। देखें 450 बिलियन जो इन्होंने इस दफा का टारगेट रखा है और 60% इन्होंने अचीव भी कर लिया है, क्योंकि That's 8% of total tax collection. बिल्कुल उसके अंदर वही मैं बता रहा हूँ आपको कि 40% जो रिमेनिंग है और रेस्ट जो है 60% इन्होंने वो generate ऑलरेडी है। कर और लिया, वो हाँ। किस तरह किया है, उन्होंने पेट्रोलियम लेवी का जो रेट है वो हाई रखा है, वो एटलीस्ट जो 30 जो है सीलिंग है इसकी 30 पर लीटर जो है ना वो रखा हुआ है। और ये पिछली गवर्नमेंट ने किया था, बाय द वे, दिस इज नॉट देम, जी जी दिस इज आई थिंक पीएमएल नवाज ने किया था। लेकिन इसका बेनिफिट तो उठा रहे हैं ये। हाँ नहीं, इन्होंने चेंज नहीं ना किया, यही इशू है। एंड दिस पॉइंट आई वांट टू रेज अगेन विद चीमा साहब एंड विद यू टू। चीमा साहब, ये जो पॉइंट आउट किया है आपने, रेज इन टैरिफ्स, आपने कहा है कि ये बड़ा ही अच्छी तरह आपने एक्सप्लेन किया, बट सर उस टैरिफ में जो टैक्स कंपोनेंट है वो कुछ छोटा तो नहीं है, काफी सिग्निफिकेंट है। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा टैक्स पेयर है जी, वो दरअसल यूटिलिटी कंपनीज हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी कंपनीज। और इसके बाद जो लॉ है करंट, वो बड़ा मजेदार है। वो ये है कि ये टैक्स जो है ये कटता है ऑन अक्रूवल, यानी कि जिस दिन बिलिंग अप्रूव हो जाती है, बिल इशू हो जाता है, तो उसी वक्त वो पैसे कट के एफबीआर के पास चले जाते हैं, चाहे वो पैसे रिकवर हों या ना हो। ओह माय गॉड, इस पे जरा गौर कीजिए। जी, जी, ये जी, सर्कुलर डेट में तो एक यानी ये कि भी हाँ, खांचा है। हाँ, ठीक है जी। बहुत अच्छा, अच्छा एक तो है। ये ज़हन में रखिएगा, जी। लेकिन इसके अलावा थोड़ा सा मैं और अर्ज कर दूं ताकि वो बात मिस ना हो जाए। जी जी, वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद अली कमीशन रिपोर्ट बन गई आईपीपीज पे, उसने एक बिल्डिंग ब्लॉक बना दिया, बेसिक एक डॉक्यूमेंट बन गया, उस सही। डॉक्यूमेंट पे काम होना शुरू हो गया। ये और बात है, वो 5 ट्रिलियन का खांचा कह रहे हैं और ये लेना है हमने 770 अगले 20 साल में, इसे भी छोड़ दीजिए। ये बड़ा जरूरी है कि जो 37 नए आईपीपीज आ रहे हैं अगले 7 साल के अंदर, क्या उनके साथ अभी से नेगोशिएट नहीं करना चाहिए? अब ये क्वेश्चन आता है। That's अगर हम नेगोशिएट नहीं करेंगे तो होगा क्या कि पहले वालों के साथ तो आपने अकोमोडेशन क्रिएट कर ली, स्पेस क्रिएट कर ली, अल्लाह करेगा सही। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, वो भी चलेगा, लेकिन फिर नए अजदहे आ जाएंगे। तो मकसद क्या होता है, क्योंकि गवर्नेंस पुअर है, क्योंकि प्रोफेशनलिज्म नहीं है, तो जो सामने चीज आ गई उस पे काम हो जाता है, और जो पसे पर्दा है या वो कल आनी है या कल गुजर चुकी है, वो किसी को नजर ही नहीं आती। ये बहुत मसाइल हैं, इतने मसाइल हैं कि कुछ पूछे ना। और अगर प्रोफेशनलिज्म को वापस बीच में नहीं लाते, और आपको एक और भी बात मैं थोड़ा सा अर्ज कर दूं, होता ये है कि जब भी एक नई गवर्नमेंट आती है उसके अपने एक हैंगर्स ऑन होते हैं, राइट, कारपेट बैगर्स जिन्हें कहते हैं। ये सही। नॉर्मल सी बात है, हमेशा से पिछले 2000 साल की हिस्ट्री भी हमें यही बताती है। सही। उनका सिर्फ रंग मुख्तलिफ होता है। तो अब लगता है इस तरह है कि हमारी एनर्जी या जो पावर सेक्टर है उसमें एक स्पेसिफिक ग्रुप है कि जो आके गाइड कर रहा है। तो उन्होंने क्या गाइड करना है, वो अपने काम को सही ना चला सके। ग्रुप, जी कह लीजिए, दुबई ग्रुप इज अ ग्रेट नेम। ये गुमन साहब ने ये गुमन साहब मैंने तो पहले ही इसीलिए अप्रिशिएट किया ना जी, कि बजाय इसके कि लंबी तकरीर की जाए, आप सिर्फ कहते हैं दुबई ग्रुप। तो मकसद मेरा ये है कि ये बड़े मसाइल हैं और बहुत सीरियस मसाइल हैं। जी जी, इन्हें देखें, गवर्नमेंट का हमारे ज़हन में कि वो सीरियस नहीं है, गलत है, वो बहुत सीरियस है। ये भी मैं कहूंगा कि पहले से ज्यादा सीरियस है, यानी कि बामुकाबला इससे पहले डिस्पेंसेशन है, लेकिन काम बन नहीं रहा ना, कहीं हम पहुंच नहीं रहे। कहीं नहीं और बन जो रहा, मैंने अजदाही जिनका जिक्र किया था उस सिलसिले में तो कुछ किया ही नहीं किया। कुछ नहीं अरबों रुपए मैंने इकट्ठे कर दिए कि जनाब ये इकट्ठे करके ये अगर 5 लोगों को दुरुस्त कर लें काम बन जाएगा। मैं मजीद आपको एक और बात बता दूं जी जी, कि कराची वाटर बोर्ड जो है वो अपने कस्टमर्स, वाटर कंज्यूमर्स जो कराची के हैं जी। उनसे बिल वसूल नहीं कर सकते, और नतीजतन वो के इलेक्ट्रिक को नहीं देते, और के इलेक्ट्रिक जो है जी वो आगे से एनटीडीसी की पेमेंट नहीं करता। इट्स अ वेरी बैड विशियस साइकिल। नहीं, लेकिन जी। और सुन लीजिए, अब जी, जी। K4 आ रहा है जो कराची के लिए एक वाटर का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जो किंजर लेक से पानी जो ये लिया जाएगा, इट्स अ $multi-billion प्रोजेक्ट। अच्छा, उस पे काम हो रहा है कि हमने खूब पानी देना है कराची को, तो उसके पैसे किसने देने?
ये तो किसी ने सोचा ही नहीं। कराची वाटर बोर्ड जो है वो वैसे ले नहीं सकता, सही। और इस वक्त 25% वो यही कि 75 पर 3 टाइम्स और अब सही, पानी हम देंगे, सही। उस पानी के भी तो पैसे लेते हैं, वो बनेगा क्या? तो क्या होगा? I'll come to जी चीमा साहब, I'm just running out of time before the break. I just wanted to ask घुमन साहब के जो टिपिकल बिल है इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें कितना कंपोनेंट गैस, मतलब है कि फ्यूल, देखिए फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस जो हैं वो तो आप पास ऑन कर रहे हैं, जो आपके वो जो रुपी डॉलर पैरिटी ऊपर नीचे जा रहा है वो भी एडजस्टमेंट हो रही है, बट ये जो बाकी चीजें हैं टैक्स तकरीबन मिला के आप 40% जो है ना, दैट्स अ लॉट। अगर 1 रुपया बिल है एक्चुअल जो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी उसमें बिल 40 पैसे है, होते हैं। उसमें 40 रुपए साथ जो है वो उसके टैक्सेस टैक्स में जा लगाए रही हुए हैं। है। वसीम साहब, व्हाट अबाउट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, गैस? गैस के अंदर तो अब भी जो एंड है दिस इज इन स्पाइट ऑफ गिविंग सब्सिडीज ऑन द अदर हैंड, एक तरफ से जी। ले रहे हैं, दूसरी तरफ से वो बार बार ये आता है ना कि गैस का बम फिर गिरने वाला है, क्योंकि ऑगरा ने रिकमेंड किया है कि 35 रुपए पर यूनिट जो SNGPL के जो कंज्यूमर हैं उनके लिए जो है गैस की कीमत इंक्रीज की जाए, और SSGCL के कंज्यूमर के लिए 13.50 पर यूनिट जो है वो गैस की कीमत जो है ना वो इंक्रीज की जाए। Okay. अभी फेडरल गवर्नमेंट के पास है। देखिए और ये- प्राइस इंक्रीज के तो और भी वजह हो सकती है, बट वो जो टैक्स कंपोनेंट है वो बड़ा सिग्निफिकेंट नहीं है इवन इन आवर गैस बिल्स। जी बिल्कुल, इसके अंदर भी GST है, उसके अलावा पता नहीं और 30-40% वही है जो Exactly वही। ख़वातीन और हज़रात, ये हमारा जो सेगमेंट था ऑन पावर एंड पेट्रोलियम एंड प्रोडक्ट्स वो अब ख़त्म करते हैं हम। when we come back we will talk about the tax, the projected tax increase in the budget, in the coming budget, or as an outcome of the deal with the IMF. Please stay with us. Welcome back, ladies and gentlemen. अब हम we will talk specifically about taxes और क्या projection हो सकती है. I will start with सुहेल सरफराज साहब. ये गए थे Federal Board of Revenue, इन्होंने कुछ चीज़ें कुरेदी हैं, and then we'll go to Dr. Ikram for his analysis. जी सुहेल साहब, क्या क्या उन्होंने बताया आपको? जी, FBR के ऑफिशियल्स ने जो है वो ये कहा है कि हमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने क्लियरली ये कन्वे कर दिया है कि अब टारगेट जो रेवेन्यू कलेक्शन टारगेट है वो 4.9 ट्रिलियन से जो है वो कम जो करके बजट में था जी। जो बजट में था वो कम करके 4.7 ट्रिलियन कर दिया गया है, जो कि तकरीबन 246 बिलियन की डिक्रीज है। जबकि FBR ऑफिशियल्स का कहना है कि हमने IMF को ये बात बता दी थी कि हम 4.550 बिलियन से ज्यादा 4.5 ट्रिलियन से ज्यादा नहीं कर सकेंगे, लेकिन अभी जब हमें जो है वो डायरेक्शंस आई हैं तो उसमें यही है कि सिर्फ 246 बिलियन की कमी जो है वो की गई है। इसके अलावा बट इससे क्या फर्क पड़ता है कि कमी ना करें, अगर ये कलेक्ट ही ना कर सकें तो क्या होगा? यही एग्जैक्टली जो आपने बात की है, यही कंसर्न उन इनका भी था। FBR सीनियर ऑफिशियल्स जी, का क्या करने का इनका इरादा है? जी, FBR ऑफिशियल्स ने बताया कि जो है कॉर्पोरेट इनकम टैक्स एग्जम्पशंस जो हैं बहुत बड़े पैमाने में जो है उसको विड्रॉ किया जा रहा है, और वो हो सकता है कि वो 200 बिलियन से भी ज्यादा की जो है वो हो। उसमें वो इनकम टैक्स के जितने भी शेड्यूल्स हैं, चाहे वो एग्जम्पशन शेड्यूल है, सेकंड शेड्यूल ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस या टैक्स कंसेशंस वाला शेड्यूल है, वो भी देखा जा रहा है। Okay. उसके अलावा दूसरी चीज FBR ऑफिशियल्स ने बताई कि जी जो है सेल्स टैक्स एग्जम्पशंस उनको भी कम किया जाएगा, और So उसके these are actually generate more revenue. कितना एक जी जो इनकम टैक्स का है वो 200 अरब से ज्यादा की जो उनके आपने फिगर्स बताया हैं, था, और सेल्स और सेल्स टैक्स का भी 100 बिलियन से ज्यादा है। 300 तो इधर हो गए। जी बिल्कुल। और इसके अलावा ये उन्होंने कहा कि जी हमारी ये बात भी हुई है IMF से कि हम विद होल्डिंग टैक्सेस जो है जो अभी सेल्स टैक्स मोड में कलेक्ट हो रहे हैं उनको बल्क ऑफ देम, बिल्कुल उनमें से कुछ जो है वो अगले बजट में जो है वो उनमें कमी की जाएगी, और खास तौर पे पर्सनल इनकम टैक्स जो है उस पे खास फोकस जो है वो IMF का था कि इसमें जो है जो हायर स्लैब में सैलरी में टैक्स पेयर्स हैं उन पे टैक्स का बर्डन बढ़ाया जाए। उसके अलावा जो पर्सनल इनकम टैक्स में अगर कहीं जहां भी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कोई ऐसी कैटेगरीज आती हैं जिनको रिबेट्स, कंसेशंस और इस तरह के उनको मिलती हैं, उनको भी कम किया जाए। ओके जी, डॉक्टर साहब आपने सुना कि ये
is under consideration, right? जी, I mean, under वो तो consideration है, obviously जी। cabinet approve करेगी, Exactly, फिर parliament में जाएगा. exactly. जी डॉक्टर साहब, what are your views? मेरा ख्याल है कि जो प्रिस्क्रिप्शन IMF की है कि आप हायर टैक्सेस के जो है उससे अपना नंबर बढ़ाएं, जी. तो वो कुछ दुरुस्त नहीं है. कोविड-19 के बाद होना चाहिए था कि हम लोअर टैक्सेस से ब्रॉडर बेस की तरफ जाते. प्रॉब्लम ये है कि 3 मिलियन अगर एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आप डाल लेंगे और उसमें से हमें पता चलेगा कि जो 1.5 मिलियन है उन्होंने तो सिर्फ नील की रिटर्न दी है ताकि वो अपने लिए जो है वो सहूलत हासिल कर सके, क्योंकि विद होल्डिंग टैक्सेस डबल हो जाते हैं. फिर दूसरा एक सीरियस मामला आपने देखा होगा कि जो ऊपर हमारे 6 मिलियन आखिरी स्लैब है वहाँ सिर्फ 2400 के करीब लोग हैं जो ये टैक्स दे रहे हैं. तो जो इन्फोर्समेंट की प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप और हाई टैक्सेस करेंगे तो FBR की मशीनरी तो ऑलरेडी इन टैक्सों की जो शरह है उससे ही वो नहीं अपना टैक्स टारगेट पूरा कर रही. हाँ, मैं इस हद तक मुत्फिक हूँ कि जो अननेसेसरी आपका टैक्स एक्सपेंडिचर जिसे हम इकोनॉमिक टर्म में कहते हैं यहाँ उसको कंसेशन वेवर्स एग्जम्पशंस, उसमें तो आपने खुद ही एमनेस्टीज देकर सारी टैक्स बेस रोड कर ली. अगर किसी का 10 समझिए मिलियन पड़ा हुआ था उसने 2% दे दिया. बहुत से अभी आपने देखा सेलिब्रिटीज ने जब उनको नोटिस गए तो उन्होंने कहा भाई हमने तो 2019 की एमनेस्टीज में अपने सारा क्लियर कर लिया. सो इन्होंने जो पोटेंशियल टैक्स था वो खुद जाया भी किया और अभी भी किए चले जा रहे हैं. जो बहुत ज्यादा हमारी प्रिविलेज क्लासेस हैं उनके लिए खाम खास परक्विजिट्स पे भी, उनकी पेंशन्स पे भी ठीक है. अगर वो हायर इनकम ब्रैकेट में है तो टैक्स देने में क्या हर्ज है, उनको उनकी तरफ देखते नहीं. फिर बड़ा मसला जो IMF नहीं देख रही वो ये है कि अब जब आपका फिस्कल डेफिसिट जो है उसमें बड़ी वजह तो असल में डेट सर्विसिंग है. अब 6 मंथ की फिगर में ये पता चला है हमें कि हम तो डिफेंस भी पार्ट ऑफ इट बोरिंग से कर रहे हैं, यानी कि सूबों को 12-18 बिलियन देने के बाद जो वफाक के पास नॉन रेवेन्यू भी अगर आप देख लीजिए 810 बिलियन था और FBR ने भी बड़ी अच्छी कलेक्शन की 2.2 ट्रिलियन से ज्यादा इस 6 महीने में जहाँ कोविड का मसला था. और क्या करते वो, मेरे तो ख्याल में उनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी थी. 16% कॉरेस्पॉन्डिंग लास्ट ईयर से ज्यादा था. मगर जब आपने सूबों को 57.5 दिया तो आपका जो सिर्फ डिफेंस का बजट था वो बहुत कम था 580. मगर उसके मुकाबले में आपने देखा होगा कि डेट सर्विसिंग रीच्ड 1457 बिलियन. तो एक्सपेंडिचर की साइड को IMF नहीं देख रही कि अगर हम This is a fantastic point. I think हम बिजनेस रिकॉर्डर में ये कॉन्स्टेंटली रेज करते रहते हैं. और जो गवर्नमेंट का रिस्पांस है ना डॉक्टर साहब वो ये है कि जी देखें प्राइम मिनिस्टर के हमने खर्चे कम कर दिए, हमने प्रेसिडेंसी कम कर दी. they are a very small percentage of the total. मेरे ख्याल में 0.1% भी नहीं होंगे. नहीं जी, देखिए 16% इंक्रीज इन डेट सर्विसिंग मीन कि आपने 1.4 ट्रिलियन पे हाफ ईयर का जो है वो फिस्कल डेफिसिट क्लोज किया है. 1.6 ट्रिलियन. अब कोई भी इकोनॉमी जो है वो अगर 8% अबव से फिस्कल डेफिसिट से कितनी देर सस्टेन कर सकेगी. यानी कि अगर आपके पास अपने जो करंट अकाउंट को भी अगर आप प्लस में ले गए हों, आपका प्राइमरी जो है वो भी आप कहें जी हम इस वक्त प्लस में हैं, मगर आप ये नहीं देख रहे कि जो डेट सर्विसिंग और ये सारी की फाइनेंसिंग कहाँ से होगी, फर्दर डेट से. अगर आप फर्दर डेट इंकर करेंगे, जैसे अभी रोशन डिजिटल अकाउंट में 534 बिलियन आ चुका है. अच्छी बात है, रिस्पॉन्स अच्छा है, बट इट्स अ कॉस्टली थिंग. वो 6 मंथ बाद अगर एक आदमी कहता है कि जी मैं यहाँ कैपिटल गेन करके जब वापस ले जा रहा हूँ अपना पैसा, या वो 1 साल के लिए करता है, तो ये कोई आपके पास डॉलर छापने की मशीन तो है नहीं. बाहर के जो आप जितना डेट अभी तो देखिए ना, हमें एक वेवर मिला हुआ है बहुत बड़ा जो 1% ऑफ GDP के बराबर है. G20 की वजह से जो हमारी मैं देख रहा था फिगर, तो हमारी बाहर की हमने जो डोमेस्टिक के ऊपर तो बहुत हैवी डेट सर्विंग थी जी. बट वो डिफर हुआ है, सिर्फ 1 साल के लिए हुआ है मेरे ख्याल में. इट्स नॉट माफ नहीं हुआ वो जी. जब वो वापस आएगा तो फिर तो आपकी डेट सर्विसिंग जो है ये 4 ट्रिलियन से अगर ज्यादा चली गई तो FBR 5 ट्रिलियन भी इकट्ठा कर ले तो 57.5% सूबों को देने के बाद वो तो डेट सर्विसिंग भी पूरा नहीं कर सकेगा. तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को भी और IMF को भी शायद जो है जो होलिस्टिक अप्रोच देखनी चाहिए कि इस वक्त हम क्या करें. एक तो हमें डेट बड़े डीप डेट ट्रैप में है,
दूसरी तरफ हम रेवेन्यू अगर हाई टैक्सेस से करेंगे तो इंडस्ट्री जो है, आपने देखा होगा कि इस पे फेडरेशन जो है, ऑल पाकिस्तान फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बहुत इसमें रिएक्ट किया है कि जी अगर आप रॉ मटेरियल की प्राइसेस बढ़ा देंगे फिर हम अनकम्पिटिटिव हो जाएंगे। जो थोड़ी सी रिकवरी हुई है हमारी, हमने आपको स्टॉक एक्सचेंज बेहतर करके दी है, कुछ हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, और अगर फिर आप वहां से आपकी जीडीपी जो है वो 2% पे नहीं पहुंची और आबादी आपकी माशाल्लाह 3% से बढ़ रही है, तो पाकिस्तान के हालात अगर होलिस्टिकली देखें तो वो ठीक नहीं होंगे। They really need to focus, Dr. Saab, do you think on the tax structure becoming more? जी। वो उस पे बिल्कुल फोकस अभी तक मुझे तो नजर नहीं आता है। जी। आपने हर प्रोग्राम में ये देखा होगा कि हालांकि हमने जो है वो 6 साल 5 साल का था, मगर 6 साल तक जारी रहा टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म प्रोग्राम। वहाँ हमने 100 मिलियन लिया और उसमें के बाद हम बजाय बेहतर होने के खराब हुए। अब फिर एक तरफ तो आप हमें $500 मिलियन की ट्रांच देना चाह रहे हैं और दूसरी तरफ आपने हमसे 400 मिलियन का डेट ले लिया है वर्ल्ड बैंक से टैक्स रिफॉर्म्स के लिए। रिफॉर्म्स होनी कोई नहीं, और आपने पंजाब गवर्नमेंट को भी 350 मिलियन, तो 750 का तो नया कर्जा ले लिया आपने बिला वजह, जिसके लिए आपको जरूरत नहीं है। ये रिस्ट्रक्चरिंग तो हम खुद भी कर सकते हैं अगर हम। डॉक्टर साहब, आई रन आउट ऑफ टाइम, थैंक यू वेरी मच। आपने एक बहुत वैलिड पॉइंट रेज किया और वो यही था कि अगर आप एक्सपेंडिचर को कम नहीं करेंगे तो रेवेन्यू बढ़ाने, जितना भी आप रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं आपका एक्सपेंडिचर जो है इट्स ऑलमोस्ट रन अवे के हिसाब से का, और वो भी करंट एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ रहा है, उसका जो इम्पैक्ट होता है इन्फ्लेशन पे वो आप बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। बल्कि हमारे जो इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं, स्पेसिफिकली जो हफीज शेख साहब हैं, वो तो कहते हैं कि जी ये तो माफिया, और वो उन्होंने कन्विंस कर लिया है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को कि जी माफिया की वजह से, डिमांड की वजह से, कटेलमेंट ऑफ डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रही है। बट एक्चुअली उसका जो बजट डेफिसिट जो बढ़ रहा है, जो डॉक्टर साहब ने मेंशन किया, उसका बहुत मेजर एक इम्पैक्ट होता है ऑन इन्फ्लेशन, और वो हमें नजर आ रहा है ऑन अ लॉट ऑफ ऑन अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ये गवर्नमेंट को स्पेसिफिकली एक्सपेंडिचर जो है, जो मीनिंगफुल एक्सपेंडिचर रिडक्शन है वो करने की जरूरत है। ये कह देना कि जी हमने वो सैलरीज नहीं बढ़ाई और इसकी वजह से, थैंक यू वेरी मच टू द सिविलियन एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, वो जो जितनी भी उन्होंने नहीं बढ़ाई, दैट द कंट्रीब्यूशन वाज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू द राइज इन टोटल एक्सपेंडिचर। और ये जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, दिस इज इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमारी डेट सर्विसिंग फॉर द G20 कंट्रीज इस साल वो 0 है, बिकॉज उन्होंने डेट रिलीफ दिया हुआ। डेट रिलीफ इनिशिएटिव उनका जो है वो कोविड की वजह से मिला हुआ है। ये हमेशा नहीं रहेगा। इसका एक ही हल है कि दे नीड टू लुक एट द इंटायर टैक्स स्ट्रक्चर होलिस्टिकली। और इमरान खान साहब ने तो रिपीटेडली कहा था कि हम ये इसको स्ट्रक्चर को देखेंगे, जो अभी तक देखा नहीं गया। वही सेल्स टैक्स पे रिलायंस है, विच इज अ रिग्रेसिव टैक्स। गरीब लोग ज्यादा पे करते हैं इंसिडेंट्स पर उनकी इनकम के लिहाज से, जो कि अमीर लोग करते हैं। वही जो पर्सनल इनकम टैक्स जो सुहेल साहब ने भी अभी बताया, वो भी वो उसको जनरेट नहीं कर पाए हैं। और बहुत सारी एमनेस्टी स्कीम्स जो डॉक्टर साहब ने बताया, वो एमनेस्टी स्कीम्स जो हैं दे हैव वो करवा चुके हैं जो हाई नेटवर्थ जो थे इंडिविजुअल्स, और अभी भी चल रही है एक एमनेस्टी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए। और जैसे कि घुमन साहब और वसीम साहब और चीमा साहब ने बताया कि जो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा जो टैरिफ्स हैं, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की जो जनरेशन है, वो भी और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, वो भी आर अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू द टैक्स कलेक्शन, व्हिच इंक्रीजेस आवर इनपुट कॉस्ट, व्हिच मेक्स अस अनकम्पिटिटिव वर्ल्ड वाइड। तो ये चीजें जो हैं, इन सबको देखना चाहिए। इट्स नॉट एन ईजी सिचुएशन। मतलब है कि खान साहब को शायद अंदाजा नहीं था कि इतनी मुश्किल हालात हैं, बट वो हालात जो थे, अब उनको अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है टू सॉर्ट इट आउट, बिकॉज ही सॉट द पोजिशन ऑफ बीइंग इन गवर्नमेंट, और फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अब उनकी है। इट इज टाइम दैट a holistic approach is taken for taxes, but at the same time one would hope कि जो ये बजट आ रहा है इसमें एक्सपेंडिचर की मैसिव सिग्निफिकेंट रिडक्शन हो और डेवलपमेंट साइड पे इतनी ना हो, करंट एक्सपेंडिचर को कट किया जाए। इजाजत दीजिए इसी के साथ, खुदा हाफिज।